हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न भी बहुत बनते हैं, जैसे कि 8000 वर्ष पहले लोगों ने किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच क्या उगाना प्रारंभ किया, या फिर कौन कौन से जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। या फिर बन जाएंगे जौ और गेहूं को 8000 वर्ष पूर्व किन पहाड़ियों के बीच उगाया गया, किसने उगाया, तो स्त्री पुरुषों ने उगाया। और किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच उगाया गया, वहाँ पर एक गांव था मेहरगढ़, वहाँ पर उगाया गया। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। और अभी तुम्हारा 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। मगर मैं जो खुद पढ़ा हूँ, मेरी जो खुद की पुस्तक है, जो मैंने खुद ख़रीदा था और ख़रीद करके अंडरलाइन करते हुए पढ़ा हूँ, और आपने पहले वीडियो भी देखे होंगे, उसमें 117 नंबर जो लाया, तो वो इसी प्रकार से लाया। तो मेरे को पता है क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जो बुक्स में इम्पोर्टेंट है ना, और जो अंडरलाइन लगा रखा है ना, तो उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। आपका टाइम भी बचेगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आप तक पहुँचेंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, कोर्स से, यूट्यूब से, या फिर खुद से पुस्तकें खरीद करके, तो वो पढ़ते रहिए। मगर एक बार आप इन वीडियो को भी देखिए जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं जेन्युइन बुक्स से ही बना रहा हूँ, ठीक है, और बुक्स से ही पूछते हैं। और बुक्स में जो इम्पोर्टेंट है, मैंने जो पढ़ा है, देखिए 60 में से मैं 49 नंबर मेरे एसएसटी में है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो इतने ला पाते हैं। ठीक है, और बहुत पढ़ने के बाद भी कई लोगों के बहुत कम ही आते हैं, मगर इतने मेरे आए, तो इसका मतलब मैंने ठीक से पढ़ा है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, और जो मैं बताऊं इम्पोर्टेंट है उसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विषय सूची है ये हमारी, और इसमें सिक्स्थ की जो हिस्ट्री की पुस्तक है उसमें 10 चैप्टर हैं टोटल। देख लीजिए, पहला चैप्टर जो है, जिसको हम प्रारंभ करेंगे, पढ़ेंगे अभी, उसका नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इतिहास के बारे में है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो इस प्रकार से हम जानेंगे। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक दूसरा पाठ है। फिर आरंभिक नगर तीसरा है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें चौथा है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य पांचवा है। नए प्रश्न, नए विचार छठा है। राज्य से साम्राज्य सातवां। गांव, शहर और व्यापार ये आठवां। नए साम्राज्य और राज्य नौवां। और 10वां पाठ है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो ये मैं विषय सूची बताया कि ये 10 चैप्टर हैं सिक्स्थ की हिस्ट्री की पुस्तक में, और इनको हम क्रम से ऐसे ही पढ़ेंगे। और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट, वो प्रश्न भी लेकर आया हूँ। कम से कम 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो तुम्हारे एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। और एक नंबर भी बहुत अहमियत रखता है, ये ध्यान रखिएगा। जो जनरल से है वो 89 लाया ना, तो एक नंबर रह गया ना, तो उसको दोबारा से एग्ज़ाम लिखना पड़ता है और उसको बहुत दुख होता है। और ऐसे यदि 81 आ गया ना, जिसका ओबीसी से है या SC ST से है, तो उसको भी बहुत दुख होता है। तो ध्यान रखिए, एक एक नंबर बहुत अहमियत रखता है आपका। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये 4 वर्ड हैं, इनके अनुसार ही हिस्ट्री को देखा जाता है कि क्या हुआ, ठीक है, और हुआ तो कब हुआ, सन। ठीक है, पहले तो स्टोरी बताएंगे क्या हुआ, फिर उसके बाद में कब हुआ, ठीक है, और फिर प्लेस बताएंगे कहाँ हुआ, और फिर कैसे हुआ ये बताएंगे। तो ये हिस्ट्री में इस प्रकार से घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो एक रशीदा का सवाल है। रशीदा नाम की एक लड़की है जो सवाल करती है। रशीदा एक दिन क्या होती है कि बैठे बैठे अखबार पढ़ रही होती है, और अचानक से उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है जो 100 साल पहले। वह सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। तो उसमें लिखा होगा कि 100 साल पहले ये हुआ। तो वो सोचने लगती है कि ऐसे कैसे जानेंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ, तो कैसे पता लगाएं। तो वो कह रही है कि हम
जो कल की न्यूज़ है, कल की जो जानकारी है, वो हम रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविज़न से देख सकते हैं, अखबार से पढ़ सकते हैं। और साथ ही यदि 1 साल 2 साल की पुरानी बात है तो हम पिछले साल क्या हुआ इत्यादि, या 2 साल पहले 3 साल पहले क्या हुआ, तो हम व्यक्ति से बात करके पूछ सकते हैं, जो वृद्ध लोग हैं जो हमारे सामने हैं, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ, 100 साल 200 साल पहले क्या हुआ, इसका कैसे पता लगाएं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में, अतीत मतलब जो बीत गया है उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, वो यहाँ पर लिखा है। तो ध्यान दीजिए कि इतिहास में क्या जानते हैं हम, क्या जानना होता है, अतीत के बारे में क्या जानना होता है, बीता हुआ। तो देखिए क्या क्या जानना होता है। क्या खाते थे उस समय के लोग, जो बीत गया समय, ठीक है, इतिहास में क्या खाते थे उसके बारे में। तो क्या खाते थे उसकी हम लिस्ट बनाते हैं, वो कैसे उगाते थे उसका, तो फिर वो सब कृषि में आ जाएगा, ठीक है। क्या खाते थे, ठीक है, और वो क्यों खाते थे, उधर के क्या बोलते हैं, मानसून कैसा था, वो वैसा ही फूड क्यों खाते थे, ठीक है, वहाँ पर वही उगता होगा। तो ये मानसून, मौसम इत्यादि, फिर कृषि इत्यादि सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद में है कैसे कपड़े पहनते थे, तो कपड़े, तो इसमें वेशभूषा, उनका कल्चर इत्यादि आ जाएगा, ठीक है। किस तरह के घरों में रहते थे, तो ये स्ट्रक्चर, ये जो घरों में कैसे रहते थे, तो ये जो बोलते हैं ना महल बनाना, स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। और आखेटकों, शिकारियों के बारे में, उस समय में कैसे खाना अपना खाते थे, शिकार करते थे, क्यों करते थे, कैसे करते थे, वगैरह वगैरह हम जानेंगे अतीत के बारे में। पशुपालकों के बारे में, पशुपालक कौन कौन से पशुओं का पालन करते थे, क्यों करते थे, उनसे क्या प्राप्त करते थे, जैसे दूध, ठीक है, उनसे प्राप्त करते थे। और उसी से क्या करते थे, यदि बेच दिए तो उससे पैसा भी प्राप्त हो जाएगा अभी के समय में। पहले तो विनिमय परंपरा चलती थी। फिर कृषकों के बारे में, कृषि कैसे होती थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। और शासकों के बारे में, उस समय के शासकों के बारे में जानेंगे। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो उस समय के शासकों के बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं, उस समय के पुरोहितों के बारे में उस समय के जान सकते हैं, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में इत्यादि के बारे में हम अतीत में ये जो हुए हैं इनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही ये सभी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, हम और भी पता लगा सकते हैं, जैसे उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, ठीक है, कौन से नाटक देखते थे और कौन से गीत सुनते थे, ये सभी चीज़ें हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, तो लोग कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर रहते थे, तो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, कई लाख वर्ष पहले रहते। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते, तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ठीक है। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो इसमें बोल रहे हैं कि आरंभिक लोगों में से कुछ लोग थे, ठीक है, जो यहाँ पर रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। तो यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोग, कुछ लोग थे जो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब खाद्य सामग्री का संग्रह करते थे, लकड़ियों का संग्रह इत्यादि का संग्रह करते थे, ठीक है। और कुछ और आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से, तो जो आसपास के जंगल हैं वहाँ की विशाल संपदा से, तो विशाल संपदा उसमें क्या हो सकती है, जंगल में, तो उसमें फल हो सकते हैं कि जंगल से प्राप्त हो सकते हैं, लकड़ी प्राप्त हो सकती है, ठीक है, लकड़ी प्राप्त हो सकती है, ठीक है, और जड़ी बूटियाँ प्राप्त हो सकती है, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, जड़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो इन विशाल संपदा से वो परिचित थे और अपने भोजन के लिए वो लोग क्या, किस पर आश्रित थे, वो जड़ों पर। जड़ों पर मतलब कई चीज़ें ना खाने की, अभी भी जैसे शकलकंद जड़ों से निकलता है, आलू भी जड़ों से ही है ना, मूली, गाजर वगैरह सब, चुकंदर तो जड़ों से ही निकलता है ना, मूंगफली। तो वो जड़ों पर, फलों पर, जो पेड़ों पे फल लगते हैं उन पर, तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वो लोग। अन्य उत्पाद, बहुत सारे जंगल से उत्पाद होते हैं ना, खाने पीने की चीज़ें, तो वो सब यहीं से संग्रह किया करते थे। और जानवरों का आखेट, शिकार भी करते थे। आखेट मतलब शिकार, यदि पूछ ले आखेट का मतलब क्या है, तो आखेट का मतलब शिकार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो जो ये उत्तर पश्चिम में
पूछ लेगा कि सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ हैं वो किस दिशा में हैं, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। या फिर ऐसे पूछ लेगा उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन में दे देगा सुलेमान और किरथर, और केवल किरथर, केवल सुलेमान, या फिर गारो। तो आपको दोनों ही लगाना है एक साथ में, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं ना उत्तर पश्चिम दिशा में, तो इसी क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने, किसने, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या किया, गेहूँ जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यदि प्रश्न में आ जाए ना कि गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना कब और कहाँ आरंभ किया, सबसे पहले, तो उनका नाम आप क्या लोगे, कहाँ से क्या होगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, ठीक है, और कब बोलेंगे तो 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 8000 वर्ष पूर्व ये प्रश्न आ जाता है कि कितने वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने, ठीक है। फिर ये भी आएगा कि उन्होंने किस जानवर को पालतू बनाया, ठीक है, किन जानवरों को पालते थे, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। कौन, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में रहते थे और सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया था। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर ही इन दोनों पहाड़ियों के बीच एक क्या है, मेहरगढ़ नामक गाँव था, वहाँ पर ये गेहूँ जौ उपजाना शुरू किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये लोग गाँवों में रहते थे, तो यहाँ पर इन पहाड़ियों पर गांव थे, ठीक है। तो ये लोग कहाँ पे रहते थे, गाँवों में रहते थे, और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो देखिए उत्तर पूर्व में, अब यदि पहले बोले सुलेमान और किरथर पहाड़ी किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम में है, और गारो पहाड़ी बोले तो गारो किस में है, तो उत्तर पूर्व में है। वो उत्तर पश्चिम में है और ये उत्तर पूर्व में है। गारो पहाड़ी पूछ लेता है कि गारो पहाड़ी किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व में है, और विंध्य पहाड़ी बोले तो मध्य भारत में है, ठीक है, मध्य भारत में। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछेगा कि चावल जो है ना, चावल, यह है चावल, तो चावल को उपजाना कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये जो विंध्य पहाड़ी है ना, इस विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित स्थान पर उपजाना शुरू किया गया। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान थे विंध्य के उत्तर में, ठीक है। यदि चावल पूछे कहाँ पर, तो विंध्य के उत्तर में। प्रश्न होगा सबसे पहले चावल कहाँ पर उगाया गया, तो वहाँ पे यदि होगा तुम्हारे पास विंध्य के पूर्व में, विंध्य के पश्चिम में, विंध्य के उत्तर में, विंध्य के दक्षिण में, तो तीसरा आंसर सही होगा विंध्य के उत्तर में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ना जिन पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हो गया कि गेहूँ चावल कब और कहाँ और किस दिशा में ये दोनों हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में गारो पहाड़ी किस दिशा में है, विंध्य पहाड़ी किस दिशा में है, भारत के मध्य में है, और फिर चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया, तो विंध्य के उत्तर में। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं तुमको समझा देता हूँ। तो ये जो हमारा मानचित्र है ना, देखिए ये हमारा मानचित्र है, तो ये जो मानचित्र है, तो इस मानचित्र में देखिए ये दिशा कौन सी है, ये दिशा और ये दिशा और ये दिशा और ये दिशा, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए सुलेमान और किरथर ये दोनों पश्चिम में है ना, तो क्या बोले कि उत्तर पश्चिम, तो सुलेमान जो थोड़ा उत्तर में है और ये पूरा पूरा पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम बोला गया। फिर इसके बाद में और है एक गारो पहाड़ी, तो
विंध्य पहाड़ी देखिए भारत के मध्य में बिल्कुल एकदम बीच में है ना, इसलिए भारत के मध्य में बताया गया। और जो विंध्य पहाड़ और गारो पहाड़ी बोला गया, तो गारो पहाड़ी जो है उत्तर और पूर्व में है ना। तो देखिए ये है उत्तर और पूर्व में। तो ये देखिए, तो ये बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा उत्तर साइड में है और पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनता है। तो अब मैप के हिसाब से आपको याद रखना है, मैप के हिसाब से भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ प्रश्न बनता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो जो सिंधु है उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। सॉरी, सिंधु की सोन नहीं, गंगा की सोन है। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो, वो सिंधु की सहायक नदियाँ बहुत सारे हैं, उनमें जो बोल रहा है कि सहायक नदियाँ हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं जा कर के। वो सहायक नदियाँ जितनी भी हैं सिंधु की, वो सभी सहायक नदियाँ बड़ी नदी में मिल जाती हैं जा कर के, और क्या करती हैं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो अब यहाँ से प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि आरंभिक नगर कब फूले फले, तो 4700 वर्ष किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर बनेगा कि आरंभिक नहीं पूछेगा, फिर पूछेगा, क्या पूछेगा कि नगरों का विकास लगभग कब हुआ, सिर्फ नगरों का पूछेगा, आरंभिक नगर नहीं पूछेगा। यदि नगरों का पूछेगा तो 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी की सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ये समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कैसे हुआ, ऐसे भी पूरा सेम पूछ लेता है। यहाँ से पूछेगा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। किस नदी के किनारे हुआ, तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के तट के किनारे पर हुआ। ठीक है, फिर आगे देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। जो सोन नदी है वो गंगा के दक्षिण में, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मगध है ना, कहाँ है, बिहार में है, और ये बहुत पुराना राज्य है और बहुत शक्तिशाली राज्य था। और इस पर किसने शासन किया था, तो इस पर अशोक ने शासन किया था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली था। तो ये मगध बोले तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, गंगा के दक्षिण भाग में। ठीक है, और सोन नदी जो है ना वो इसके पास में ही पड़ती है। ठीक है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, फिर अब हम यहाँ ऊपर भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है मानचित्र दक्षिण। तो एशिया, ये मानचित्र जो है दक्षिण एशिया के सभी राज्य हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये सभी राज्य हैं। देखिए तो कौन कौन से हैं दक्षिण एशिया के, आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सभी क्या हैं, ये दक्षिण एशिया के देश हैं और पड़ोसी देशों को दर्शाता है, और ये सभी पड़ोसी देशों को दर्शाता है भारत। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी वो लोग हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो यात्राएं क्यों करते थे, तो काम की तलाश में करते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण करते थे, उनसे बचने के लिए, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए की जाती थी,
सेनाओं के लिए कि दूसरों की सेनाएं हमको प्राप्त हो जाएं, ठीक है, दूसरों पर विजय हासिल कर लें हम लोग और उनकी संपत्ति हड़प लें, राज्य हड़प लें, इसके लिए प्राकृतिक आपदाएं घट जाती थी, उनसे बचाव के लिए, काम की तलाश में, ठीक है। और वो व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं ले जाते थे, ठीक है। वो लोग इसलिए भी व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, व्यापार के लिए। धार्मिक गुरु जो होता था वो शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, तो इसलिए भी यात्रा होती थी। जो धर्म गुरु होते थे ना, वो ज्ञान प्रदान करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, कस्बे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, इसलिए भी यात्रा होती थी। और ये लोग क्या करते थे, रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे, रोचक स्थान ढूंढने के लिए, रोचक जगह ढूंढने के लिए भी यात्रा करते थे, और एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता था इससे। और इन यात्राओं में उनको क्या करना पड़ता था, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों को चढ़ना पड़ता था, पहाड़ियों को, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण ये सभी जोखिम भरी यात्राएं होती थी इन सभी की, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आज के समय में क्यों करते हैं। तो देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये सभी कौन कौन सीमा का निर्माण करते हैं, तो पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र सीमा का निर्माण करते हैं। और हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसे यात्रा करते रहे तो ऐसे ये लोग पत्थर भी तराशे, संगीत भी रचे, भोजन बनाने के तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। इसी प्रकार से तो खाना एक दूसरे का चेंज हुआ है। अभी के समय में भारत देखिए कितना डिफरेंट का खाना है। तो आवागमन में ही ऐसे संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है और बदलती है संस्कृति। अब देखते हैं देश के नाम देखते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर दिया है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भारत का भी करते हैं तथा भारत जैसे इंडिया का प्रयोग करते हैं, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो हम इंडिया तथा भारत दो नाम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बाहर भी जाते हैं तो इन्हीं दो नामों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो देखिए, यदि हम मैप में देखें तो ये ऊपर वाली हम लाइन भूल गए हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, ठीक है। इंडिया किससे निकला, इंडस से निकला। पूछ देगा इंडिया किससे निकला है, तो इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। तो यदि हम मानचित्र में देखें तो ईरान और यूनान, ये दो देश हैं, ईरान और यूनान। तो इनको यदि हम देखते हैं मानचित्र में, तो ये 2500 वर्ष पहले ये पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा था और इंदोस कहा था, ठीक है। और इसी नदी के सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, ठीक है। इन्होंने भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। यदि भारत नाम बोलें किसके लिए प्रयोग होता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था प्रयोग। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। यदि बोले कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद है ना, पुस्तक वेदों में से एक ऋग्वेद सबसे प्राचीन साहित्य, इसमें मिलता है। 3500 वर्ष पुरानी पुस्तक है। पूछ देगा कि ऋग्वेद कितने सौ पुरानी पुस्तक है, तो 3500 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। यदि पूछ दे कि ये जो भारत है, उत्तर पश्चिम में जो समूह है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, तो वो संस्कृत की आरंभिक जो पुस्तक ऋग्वेद है उसमें मिलता है। 3500 वर्ष पुरानी पुस्तक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। आगे देखिए,
तो यहाँ भी देख लीजिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था और बुर्ज की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। ये पांडुलिपि है, ठीक है, ये है पांडुलिपि। ओके। अब यहाँ देखिए अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत के बारे में और कैसे जान सकते हैं, तो अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जो पहले के समय में पुस्तकें लिखी गई हैं ना, तो उनको ढूंढना और पढ़ना है, इससे भी हम जान सकते हैं। इसके बाद में जो हाथ से लिखी होने के कारण जो अतीत में जो पुस्तकें जो हाथ से लिखी होने के कारण उनको हम क्या कहते हैं, जो हाथ से लिखी होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहते हैं, पांडुलिपि। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में इसको मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ। तो ये पूछ लेगा कि अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और लैटिन शब्द जो मैन्यू है इसका अर्थ क्या है, तो हाथ है। और हाथ से लिखी हुई पुस्तक को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। और प्राचीन और तरीका क्या है अतीत के बारे में जानने का, तो अतीत की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना। ठीक है। अब देखते हैं कि ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो किस पर लिखी मिलती हैं, तो ताड़पत्रों का प्रयोग होता है इसके लिए। ठीक है। और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले बूर्ज नामक जो एक पेड़ होता है उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ठीक है, क्या, पांडुलिपि। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये जो पांडुलिपि है, पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। तो क्या बोल रहे हैं कि पांडुलिपि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ तो नष्ट हो गई पांडुलिपियाँ। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। आज भी मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। यदि पूछ लेगा कि आज भी पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं, तो ऑप्शन होगा मंदिरों में, विहारों में, नगरों में और समुद्रों में। तो सही क्या होगा, मंदिरों और विहारों में। ये तो ए बी ऑप्शन होगा, ए बी ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला मंदिरों और विहारों हो गया तो ए बी, तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर पूछ देगा कि इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि के प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इनमें से कोई एक नहीं होगा, ऐसे बोल देगा। और सभी दे देगा ऑप्शन में, जैसे दे देगा कि पांडुलिपियों का क्या होता है विषय, तो धार्मिक दे देगा। और व्यवहार, मान्यताओं व व्यवहार दे देगा। राजाओं के जीवन दे देगा, औषधियाँ दे देगा, विज्ञान दे देगा। और एक चीज़ कुछ और दे देगा जो नहीं होगी, तो नहीं को सही आंसर करना पड़ेगा। आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। और महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलते हैं, इसके विषय हैं। ठीक है। और ये संस्कृत में लिखी हुई मिलती है और प्राकृत और तमिल में भी मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय में। ठीक है। अब देखते हैं अभिलेख के बारे में। देखिए अभिलेख भी आ जाता है प्रश्न। तो अभिलेख जो है वह पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। मतलब जो अभिलेख होते हैं उसका अध्ययन, अभिलेख जो है वो पत्थरों पर और धातुओं पर लिखे जाते हैं। मीन्स कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं, कठोर चीज़ों पर ये लिखे जाते हैं। ठीक है। और कभी भी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों का इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन भी कर सकें। तो जो शासक लोग थे वो क्यों उत्कीर्ण करवाते थे अभिलेख पर, ताकि लोग पढ़ सकें, देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन भी कर सकें, इसलिए। ठीक है। और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो ऐसी कई और भी अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने, उनको छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। जब लड़ाई लड़ते थे तो विजय प्राप्त करते तो उसका लेखा जोखा भी रखते थे। अब यहाँ देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यदि पूछ दे कि कब प्राप्त हुआ, तो 2250 वर्ष पुराना है। कहाँ प्राप्त हुआ, तो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक
के आदेश पर उत्कीर्ण करवाए गए थे। तो किसकी शासक के नाम पर उत्कीर्ण करवाए गए? तो अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण। किसके आदेश पर? तो अशोक नामक शासक के आदेश पर। कहाँ से प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त। कब हुआ? तो 2250 में हुआ। ठीक है, और इसके बारे में 7वें अध्याय में तुम और अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। और इसकी लिपि पूछे तो क्या थी? तो यूनानी तथा अरामेइक। ये पूछता है कि जो अफ़गानिस्तान के कंधार से अशोक के आदेशानुसार जो अशोक का जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसकी लिपि क्या थी? तो यूनानी और अरामेइक नामक 2 लिपियां तथा भाषाओं में था वो। ठीक है, ये लिपियां और ये भाषाएं। ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ थी? तो वो आप तो जान ही गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं पुरातत्व। पुरातत्वविद का मतलब है कि जो पुराने समय में खनन करके, खोद करके चीज़ों को, अवशेषों को प्राप्त करते थे और उस समय के बारे में जानते थे, उसको बोलते हैं पुरातत्व। तो इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ठीक है, प्राचीन समय में जो वस्तुएं बनाई गई, मिली, जो कैसे भी कर करके, जैसे कि मिट्टी के पात्र वगैरह या इमारतें वगैरह कुछ भी मिली, तो उनका अध्ययन जो करते थे इतिहासकार, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ठीक है, और वे औजारों, हथियारों, ठीक है, और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, तो वो खुदाई भी करते थे किसकी प्राप्ति के लिए? औजारों के लिए, हथियारों के लिए, बर्तनों तथा आभूषण, सिक्कों इत्यादि की प्राप्ति के लिए छानबीन के लिए तथा खुदाई भी करते थे। और ये वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। तो ये प्राप्त हो जाते थे और इनसे ये लोग रिसर्च करते थे। ठीक है, और इस पर ये लोग शोध करते थे और फिर पता चलता था कितनी पुरानी है और उस समय में किस प्रकार से लोग रहते होंगे, किस प्रकार की संस्कृति थी इत्यादि के बारे में। फिर है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। और ये लोग पुराने समय में मछलियों की, जानवरों की, इनकी हड्डियाँ ढूंढते हैं, मछलियों की। ठीक है, इससे भी पता लगाते हैं। फिर इसके बाद पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पांडुलिपियों और अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो प्रायः स्रोत शब्द, इनसे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उनको किस रूप में जानते हैं? तो इतिहासकार स्रोत शब्द के रूप में। ठीक है, और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, और क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये इतिहासकार के बारे में कहा गया। अब अतीत एक या अनेक है? तो अतीत एक नहीं है भैया, अतीत अनेक है, क्योंकि अतीत में शिकारी भी प्राप्त हुए हैं, मछुआरे भी, संग्राहक भी, कृषक भी और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, तो इसलिए अतीत एक नहीं है, अनेक है। और इनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो इनके अवशेष जो छूट जाते हैं उनसे पता चलता है। तो अतीत एक नहीं है, अनेक है। तिथियों का मतलब देखें तो जो तिथियां हैं वो देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, और अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद से है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां उल्लेख करेंगे। ठीक है, समझे? तो तिथियों का मतलब क्या है कि तिथि जो है, अभी की तुम तिथि बताओगे और अभी की तिथि किसके हिसाब से चल रही है? तो ईसा मसीह की। ईसा मसीह को 2000 साल पहले हो गया है ना, तो तब से अभी तक चल रही है। अब
ईसा मसीह का जन्म कितना हो गया, अभी चल रहा है 26, तो अभी 26 ईयर हो गया, तो उसके बाद से चल रहा है ना, तो उसके समय से चल रहा है। यदि हम विक्रम संवत बोलें तो विक्रम संवत और भी आगे चल रहा है ना, पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे, देखिए ये क्या है, इतिहास और तिथियों के बारे में देखते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। बीसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, ईसा पूर्व। का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, तो बिफोर क्राइस्ट, यदि बीसी आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म बोलना है बिफोर क्राइस्ट। ओके, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में बोले तो ई केवल लिखा जाता है। ठीक है, और यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो एडी मतलब एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, और अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, बीसीई का क्या, बिफोर कॉमन एरा, ये पूछ लेता है, के लिए होता है। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और अब हम इसके देखेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर, जो मैं 20 बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ, इसके बाद में छुट्टी। ओके, ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनाया हूँ खुद, बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम पढ़ चुके हैं सारा, तो बस प्रश्न बोलता जाऊँगा और आंसर बताता जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री है 6th क्लास की, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, और लिखिए, और फिर कमेंट में मेरे को बताइए किसके कितने आंसर सही हुए हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे, किस नदी के तट पर रहते थे, जल्दी से बताइए। तो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ओके, कई लाख वर्ष पहले। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सुलेमान और किर्थर की किस दिशा की पहाड़ियाँ हैं, किस दिशा की पहाड़ियाँ हैं, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ओके, फिर आगे देखिए, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसलों को उपजाना आरंभ किया, कौन सी फसलों को उपजाना आरंभ किया, गेहूं, जौ, डी आंसर सही है। फिर देखिए चौथा नंबर, गारो तथा विंध्य पहाड़ियों की दिशा क्या है, गारो तथा विंध्य पहाड़ियों की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत, उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत, बी आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान कहाँ स्थित थे, कहाँ स्थित थे, विंध्य के उत्तर में, विंध्य के दक्षिण में, विंध्य के पूर्व में, विंध्य के पश्चिम में, तो पहला आंसर सही है, विंध्य के उत्तर में स्थित था। अब छठा देखिए, छठा क्या है, लगभग 4700 साल पहले किन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, तो यहाँ देखिए आरंभिक नगर है, यदि केवल नगर होते तो आंसर बदल जाता, अभी आरंभिक नगर है, तो आरंभिक नगर का मतलब है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे, तो बी आंसर सही हो जाएगा। सातवां देखिए, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, क्या बोल रहे, गंगा व इसकी सहायक नदी, तो ये गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व, यहाँ पे आरंभिक नहीं है, केवल नगरों का विकास है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2500 वर्ष पूर्व। यदि आरंभिक नगर बोलता तो सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे और 4700 वर्ष पूर्व होता, तो यहाँ पर आंसर केवल ये सही है, ये गलत है, क्योंकि ये आरंभिक नगर के लिए है। आगे देखिए, मगध किस नदी के किनारे बसा था, किस नदी किनारे बसा था मगध, तो बोलें सोन नदी के किनारे बसा था, सोन नदी। ठीक है, और गंगा बोले तो गंगा के दक्षिण में मगध था, तो यहाँ पर किस नदी किनारे, तो सोन नदी किनारे, नॉट गंगा। ओके, आगे देखिए, इंडिया शब्द
इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं? तो संस्कृत में सिंधु कहते हैं, सिंधु ने। ओके। फिर लगभग कितने वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा? तो कितने वर्ष पूर्व? तो 2500 वर्ष पूर्व। डी आंसर तुम्हारा सही है। ओके। नेक्स्ट देखिए, भारत नाम का प्रयोग डैश में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो किसके लिए? तो उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर उत्तर में। तो इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है? उत्तर पश्चिम है कि उत्तर दक्षिण है कि उत्तर पूर्व है, आप लोग इसका आंसर दोगे। ओके। उत्तर भी मैं ही बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना। तो इसका भी आंसर ए ही सही होगा। कौन सा? उत्तर पश्चिम। ओके। नेक्स्ट देखिए, पांडुलिपि को पांडुलिपि क्यों कहा जाता है? तो पांडुलिपि को पांडुलिपि क्यों कहा जाता है? हाथ से लिखी होने के कारण। ए सही है, हाथ से लिखी होने के कारण। आंसर याद आ रहे हैं? किसके कितने सही हुए मेरे को ज़रूर बताना है कमेंट में, ठीक है? गलत नहीं बताना है, सही बताना है। सही हुए हैं जितने तो उतने ही सही बताना है, जितने गलत हुए तो उतने ही गलत बताना है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है अंग्रेजी में? तो भोजपत्र नहीं है, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूहैंड, मैन्यूमैन नहीं, मैन्यूस्क्रिप्ट बी सही है। ओके। नेक्स्ट देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन मेनू जिसका अर्थ डैश है, तो क्या है इसका? है अर्थ हाथ, ना कि पैर, न सिर, न शरीर। ओके। नेक्स्ट, पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले डैश नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार डैश पर लिखी मिलती हैं। बुर्ज और भोजपत्र, बुर्ज और भोजपत्र, और ताड़पत्र और बुर्ज, और केवल बुर्ज। तो बुर्ज और भोजपत्र, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर, प्रायः ये पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? तो कहाँ प्राप्त होती है? मैंने बताया था ना, मंदिरों में, बिहारों में। ए बी मतलब मंदिर और बिहार दोनों में, और केवल ए मतलब केवल मंदिरों में। तो दोनों सही है, ए बी मंदिरों और बिहारों दोनों में। ओके। नेक्स्ट, इनमें से पांडुलिपि का विषय नहीं है। तो ये भी प्रश्न देखो, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले कि ऐसे प्रश्न आता है, नहीं है भाई भी आता है। तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, ये भी सही है। फिर राजाओं के जीवन, ये भी विषय है। औषधियों तथा विज्ञान आदि, ये भी सही है। देवी देवताओं की कहानी, ये गलत है। तो इसका मतलब है कि नहीं में आंसर पूछा है तो यही सही है, और ये सब गलत हो जाएंगे। ओके। आगे देखिए, प्राकृत भाषा का उपयोग कौन लोग करते थे? राजा लोग, देवता लोग, आम लोग, इनमें से कोई नहीं। तो आम लोग करते थे प्राकृत भाषा का प्रयोग। अभिलेख अपेक्षाकृत किन पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं? तो पत्थरों पर, धातु पर, ए बी दोनों पर, और नहीं। तो इसका आंसर सी सही होगा कि ये दोनों पर मिलते हैं, पत्थरों और धातुओं पर। हमारा 20 लास्टवां प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? स्रोत शब्द, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए, आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इससे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन रहे थे, जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही आपको और भी सारे चैप्टर मिलेंगे, और आई होप आपको सच में यहाँ से ही प्रश्न बनने को मिलेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ेंगे ना, नोट्स बनाते हुए, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको लिखते हुए, और सबसे ज़्यादा है मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। जो मैंने बता दिया, इसको बार बार रिवीजन करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, माथा पच्ची नहीं होगी, और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें से तुम 2 घंटे में ही करके आ जाओगे, और कॉन्फिडेंस भी रहेगा, नंबर भी अच्छा है। तो इसलिए नोट्स भी बनाओ और मल्टीपल टाइम
रिवीजन भी करो। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार यदि पढ़ लिया डिटेल्स में तो फिर उसको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, एक बार देखना है ऐसे सरसरी नज़र से और बस हो जाएगा। सरसरी का मतलब है ये भी उसका है, लैंग्वेज में आता है सरसरी, तो और से देखना, रिवीजन करना, तो इसको बोलते हैं स्किमिंग। ये भी मैं पढ़ाऊँगा हिंदी में, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, पढ़िए अच्छे से, रिवीजन कीजिए और अच्छे नंबर से पास करिए सीटेट को, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।